सुप्रभात बच्चों। तो कल मैंने आप लोगों को क्लास 12 पाठ 9 रुबाइयाँ और गज़ल रघुपत साहब फिराक जी जो कि गोरखपुर के निवासी के बारे में हम लोगों ने देखा था, किंतु आज हम गज़ल देखेंगे जो कि मैंने ये संदर्भित किया था कि भाग 2 में इसका वर्णन हुआ। तो विषय हिंदी पाठ 9 गज़ल फिराक गोरखपुरी भाग 2 आपके जीवन वृत्ति के बारे में प्रथम भाग में उद्घाटन किया गया है। उसकी पुनरावृत्ति करना यहां पर समीचीन नहीं है। आज हम गजल को संदर्भित करते हुए अपने मुख्य विषय पर आते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि इन दोनों रुबाइयों को और गजल को समझें। देखिए, क्लास 11th में भी आपने दुष्यंत जी को पढ़ा होगा, उन्होंने भी गजल लिखा है। और ये दोनों जो हमारे कवि हैं और गजलकार हैं, शायर हैं, ये हिंदी क्षेत्र से हैं। किंतु गजल में इनका नाम सुनकर के थोड़ा सा कुछ एक आश्चर्य सा लगता है, यद्यपि ये रूढ़ कर दिया गया है कि गजल का मतलब कोई उर्दू शायर होगा और जबान भी उर्दू होगी, लेकिन नहीं। हिंदी साहित्य के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें सब कुछ बदला हुआ लगता है, क्योंकि उसका नाम ही आधुनिक काल है कि जहां पर एक चली आ रही परंपरा को नए कलेवर में प्रस्तुत करने का जो रिवाज आया, उसी को हमने आधुनिक काल के नाम से जाना। आज भी हमारे जहन में, काव्य प्रेमियों में कुछ बातें रूढ़िगत रूप से समाहित हो जाती हैं हमारे मस्तिष्क पटल पर कि हम उसका अर्थ उसी के संदर्भ में लेते हैं। जैसे अगर गजल शब्द आया तो गजल का तात्पर्य रोमानियत, रोमांटिक, दर्द, टीस, ठसक, ये सब चीजें ही हमारे मस्तिष्क में आती, क्योंकि इनका मुख्य विषय तात्कालिक संदर्भ में यही था। किंतु जब वर्तमान संदर्भ में हिंदी के गजलकारों ने अपना विषय चुना तो काव्य सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य, रोमांटिक, इन सब चीजों से थोड़ा सा हट करके लोगों के दुख और दर्द से जोड़ने का प्रयास किया, समाज की यथार्थता से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गजल से। वर्तमान तात्कालिक समस्याओं का आधार बनाया, प्रकृति को बनाया और एक नए कलेवर में उसे ढालने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में फिराक जी और दुष्यंत कुमार जी का नाम गजलकार के रूप में, एक कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना जाता है। तो इसी संदर्भ में आइए हम लोग गजलकार फिराक जी को देखते हैं कि उन्होंने कुछ नमूने यहां पर प्रस्तुत किए हैं, तो हम लोग इस संदर्भ में देखेंगे।
गजलकार कहता है, नौरस गुचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़जाने को रंगो बू गुलशन में परतोले हैं। प्रकृति का बड़ा ही मनोहर हृदयग्राही वर्णन किया है यहां पर गजलकार ने। नौ रस गुचे, नवीन रस, नवरस का मतलब नवीन रस। गुचे कलियां, पंखुड़ियों नाजुक कोमल, गिरहें गांठ बंधन, रंग, रंगोबूर रंग, और गंध, बू माने गंध होता है, गुलशन माने बाग बगीचा, पर पंख, तात्पर्य है कि यहां पर गजलकार कहना चाहता है कि नवीन रस से प्रकृति जो है वो परिपूर्ण है, और जो कलियां हैं, पंखुड़ियां हैं, वो अपने बंधन को तोड़ करके बाहर निकलने के लिए लालायित है। यह प्रकृति नवरस से परिपूर्ण है, सराबोर है। कलियां अपने पंखुड़ियों के माध्यम से अपनी कोमल गांठों को खोल रही हैं, बंधन को खोल रही हैं, जिसमें से रंग और गंध दोनों प्रसरित हो रहा है, फैल रहा है बाग में, और वे अपने पंखों को फैला रही हैं उड़ने के लिए। प्रकृति यहां पर एक पक्षी के रूप में अपने रंग और अपनी खुशबू को चारों तरफ फैलाना चाहती है। ये दुनिया, ये प्रकृति का जो वांगमय है वो बगीचे के रूप में है, गुलशन के रूप में है, और प्रकृति की छटा और सुंदरता जो है वो पक्षी के रूप में खुशबू बिखेरना चाहती है। दूसरे गजल में, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए है, और तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब माने रात, जर्रा जर्रा कण कण, रात के गुजरने पर रात के आ जाने पर तारे भी नींद से बोझिल हो गए हैं, क्योंकि उनकी आंखें झपकने लगी हैं। इस स्तब्ध शांत निशामे रात्रि में कण कण ऐसा लग रहा है कि जैसे वह विराम अवस्था को है, क्योंकि निशा का एक नाम विरामदायिनी भी है। और ऐसी स्थिति में इस धरती का प्रत्येक कण जो है वो निद्रा के वश में है। इस समय सब कुछ शांत सा लग रहा है, परंतु यदि तुम सुन सको तो, परंतु यदि तुम सुन सको तो, यहां पर यह सन्नाटा भी कुछ बोलने के लिए है। ये सन्नाटा जो आज है, स्तब्धता जो है, इस सन्नाटे की आवाज को अगर कोई सुनने वाला है और तुम सुन सकते हो, तो ये सन्नाटा भी कुछ कहना चाहता है, ये स्तब्धता भी कुछ कहना चाहती है आपसे, लेकिन सुनने वाला कोई होना चाहिए, तो जरूर सुनाई देगा।
कवि अपनी प्रेयसी और अपने प्रेमी को यह बताना चाहता है इसके माध्यम से कि यह सन्नाटा भी कौतूहल पैदा कर देता है जब उसको सुनने वाला कोई होता है। तो अगली गजल में देखते हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को ही काम मिला, किस्मत हमको रोलेवे है हम किस्मत को रोले हैं। शायर यहां पर, गजलकार यहां पर यह कहना चाहता है हमारी नीयत में यही मंजूर है, चाहे हम हो या अथवा हमारी किस्मत हो, हम अपनी किस्मत को रोते हैं और किस्मत हमको लेकर के रोती है। हम हो या किस्मत हो, दोनों अर्थात हमको और हमारी किस्मत को दोनों को एक ही काम मिला है कि वो हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ती है और मैं उसके ऊपर फोड़ता हूं। किसकी कमी है, मेरी कमी है अथवा किस्मत की कमी है, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूं, लेकिन इतना जरूर है कि किस्मत हमको रोती है और हम किस्मत को रोते हैं, दोनों का ही एक ही काम है। किस्मत हमको रोले है हम किस्मत को रोले। अगले गजल में कब कहता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। कभी चुनौती देता है अपने प्रेमी को, अपनी प्रेयसी को चुनौती देता है, जो भी उसका प्रेमी है या जो कुछ भी है उसको यह चुनौती देता है कि मत करो बदनाम मुझे। इसका तात्पर्य है कि जो शायर है, गजलकार है, उस अपने प्रेमी से इतना अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ है, इतना गहरा संबंध है कि एक दूसरे में भेद कर पाना असंभव है। अगर एक की बदनामी होती है तो उससे जुड़ा हुआ जो भी होता है उसके सारे लोगों की बदनामी होती है। तो कभी यहां पर अपने उस प्रेयसी को या उस प्रेमी को यह बताना चाहता है कि मेरी बदनामी ना करो, अगर मेरी बदनामी करते हो तो मेरे से जुड़े लोग जितने भी हैं सबकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम मुझसे जुड़े हुए हो, लिहाजा अगर मेरी बदनामी करना चाहते हो तो तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी के साथ अवश्य हो जाएगी। इसलिए कहता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अगर आप मेरे पर्दे को उठाओगे तो मेरे पर्दे के ही अंदर आपका भी चेहरा दिखाई पड़ जाएगा, इसलिए मेरी बदनामी न करो, मेरी बदनामी के साथ तुम्हारी भी बदनामी हो जाएगी। क्या गजब का सिक्का है और क्या संबंध बताया है। अगले गजल में अगले शायर में कहता है कब कि ये कीमत भी अदा करें हम, बदरुश्ती हो सो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी भूले हैं। गजलकार अपनी शायरी के माध्यम से ये कहता है कि मैंने जो सौदा किया है, मीरा ने भी यहां पर कहा है कि लियोरी बजलता डोल, कोई कहे महंगो कोई कहे सहंगो, अरे लीद में ही तराजू तोल। तो जो मैंने सौदा किया है वो कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ये उसकी भूल है और मैंने जो भी सौदा किया है बहुत ठोंक बजा करके किया है, किसी भी प्रकार से वो गलत हो ही नहीं सकता है। तो ठीक यहां पर गजलकार फिराक जी कहते हैं कि ये कीमत भी अदा करें हम, अर्थात तो हुस्न और इश्क में, दोनों में, सौंदर्य में, प्रेम में बहुत कुछ खोना पड़ता है। यहां पर गजलकार ये बताता है कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको खोना पड़ेगा, लेकिन ये प्रेम का जो नगर है, इस प्रेम के नगर में बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब सफलता जाकर के मिलती है। इसने कहा है कि मैंने उस कीमत को भी मैंने अदा कर दिया है जो कीमत ये प्रेम का सौदा वाले करते हैं, जो प्रेम के सौदागर करते हैं, उस कीमत की भी मैंने अदायगी कर दिया है ये प्रिय।
और बददुरुस्ती होशो हवास, अनजाने में नहीं, सोच समझ करके मैंने किया है, अज्ञानता में नहीं किया, होशो हवास में किया है, समझ बूझ करके मैंने ये सौदा किया है। मैं तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होने, अर्थात हम अगर ऐसा करने से हमने तुझसे प्यार किया है, स्नेह किया है, अगर ऐसा करने से ये दुनिया मुझे दीवाना भी कहती है तो वो भी मुझे स्वीकार है, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। ये समर्पण होता है, क्योंकि हमेशा प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं होता है, समर्पण का विषय होता है। और चाहे वह किसी के प्रति समर्पण हो, और वहां प्रेम की परिभाषा अर्थात प्रेम की उत्पत्ति समर्पण से ही होती है। जब तक व्यक्ति में समर्पण करने की क्षमता नहीं होती है, वहां प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है, चाहे वह किसी के भी संदर्भ में देखी जा सकती है। तो गजलकार यहाँ पर यही कहता है कि मैंने जो भी सौदा किया है होशो हवास में किया है, और इसके बदले में अगर कोई मुझे कुछ भी कहना चाहता है अथवा मुझे दीवाना कहना चाहता है तो मैं भी उसे स्वीकार कर लूंगा, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगले गजल में कहता है कि तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे छुप के रोले। दरअसल यहां पर वो अपनी प्रिया को संबोधित करता है कि देखिए, जाके पैर में फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई, जा तन परे वही तन जाने और लोग हर्षवा माने। ये जो कहावत है वास्तव में चरित्रार्थ है। व्यक्ति अथवा कवि अपनी बात को व्यवहारिकता में ला करके ही कहता है, और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, मुझे दुनिया का लिहाज भी है, क्योंकि समाज में रहना है तो समाज को भी फॉलो करना होगा, समाज को भी मानना होगा, और अपने प्रेमी को भी यह बताना होगा कि हम तुम्हारे लिए हैं और तुम्हें चाहते हैं। यद्यपि समाज और प्रेम दोनों विपरीत धाराएं हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन लिहाज दोनों को कर रहा है कवि, कितना गंभीर है, कितना अनुशासित है, और प्रेम को भी निभा रहा है और समाज को भी निभा रहा है। क्या कहता है कि तेरा गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है, अर्थात तेरे प्यार का गम तो मुझे है और दर्द भी है, टीस भी है, और इस दुनिया का भी मुझे ख्याल है कि इसके नियम क्या हैं। सबसे छिपा के दर्द के मारे छुपके से रो रहे हैं। वो रोना भी चाहता है और किसी को एहसास भी नहीं दिलाना चाहता है, और सिर्फ एहसास दिलाना चाहता है तो अपनी वो प्रिया को दिलाना चाहता है। तो इस प्रकार से वो चुपके से रोना चाहता है, किसी को दिखाना नहीं चाहता है। तो मेरे बच्चों, अगले में हम अब देखते हैं कि फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न और इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो देते हैं। गजब का क्या सेवा है। चाहे आप किसी भी कार्य को ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, जब तक आप अपने को खो नहीं दोगे तब तक आपको वो चीज उपलब्ध होने वाली नहीं है। छक करके जिसको कहते हैं स्नान करना। आप पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि केवल पढ़ाई ही पढ़ाई हो। खेल रहे हो तो आप खेलो, फिर धोनी, सचिन और विराट की तरह खेलो। जो भी कर रहे हो उसको पूर्ण मनोयोग से करो। ये शायर मेरा कहता है कि फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। ये आलमे हुस्न इश्क जो प्रेम का नगर है, फितरत नियम का कहता है कि हम शेरों की अभिव्यक्ति की चमक दमक के बारे में सवाल ना कीजिए। नहीं, यह नियम ही है
कि हम जितना अपने को उसमें उत्सर्ग करते हैं हमको उतना ही मिलता है। ये निश्चित है, ये नियम है इस प्रेम नगर का। तो अगले में देखिए कि आपो आप असरार में पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कि जो अभिव्यक्ति और चमक के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं इसको ना कीजिए। हमसे हमारे इन शेरों के बारे में जो चमक आ रही है इसके बारे में आप प्रश्न न कीजिए। आपके पास भी आंखें हैं, आप भी आंखें रखे हो, आपके पास भी आंखें हैं। उसको ये जगमग बेतों की दमक जो आज हमारी चमक है, आज हमारे शेरों की जो चमक है, गूंज है, इसको आप स्वयं देख सकते हो, खुद ही जान सकते हो। अथवा इन मेरे आंसुओं की मोतियों की रोशनी है, अथवा मेरे दर्द से निकली हुई जो चमक है उसके कारण ये चमक रहे हैं। इनको आप स्वयं अनुभूत कर सकते हो, देख सकते हो। ये मेरी चमक है अथवा मेरे दर्द से निकली हुई चमक है। आगे आप देखिए, अगले गजल में कवि ये बताना चाहता है अपनी प्रेयसी को कि ऐसे में तू याद आए अंजुमने में रिंदों को, रात गए उर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जब खोले हैं। अपनी नायिका को कवि बताना चाहता है कि तू आज उस तरीके से मेरे लिए प्राप्य है, मेरे चाहत की वस्तु है, चाहत का विषय है, कि जिस प्रकार से अंजुने में रिंदों को शराब की महफिल, अंजुमने में रिंदों का तात्पर्य होता है शराब की महफिल। जिस प्रकार से शराब की महफिल में शराबियों को इस तरह याद आया करती है, ठीक उसी प्रकार से और जैसे देवदूत रात को आसमान में गुनाहों का अध्याय खोलते हैं, रात गए उर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं, ठीक उसी प्रकार से तू मुझे भी याद आ रही है। और लास्ट में गजलकार ये कहना चाहता है कि सदके फिराक एजाज़े सुकून कि कैसे उड़ा लिए आवाज इन गजलों के फरिंदों में तो मीर की गजलें बोली। लोग कहते हैं कि जो फिराक शायर है हम तुम पर कुर्बान हैं, तुमने इतनी बेहतरीन शायरी कैसे उड़ा ली और कहां से इसको कर डाला। और तुम्हारी इन गजलों की ओट में तो मीर साहब की गजलें याद आती हैं। तात्पर्य है कि अपने गजल के गुरु मीर साहब को इन्होंने अपने गजलों को समर्पित किया है। ये जो आज मैंने जो कुछ भी पाया है इस गजल के रूप में, इसमें मीर साहब का योगदान है। और इस प्रकार से इस गजल के माध्यम से सबके फिराक एजाज़े सुखन को कैसे उड़ा लिए आवाज। ऐ फिराक, कितनी चालाकी से, कितनी बाखूबी से, कितनी बेहतरीन तरीके से इन गजलों को कहां से आपने प्राप्त किया है। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोल रही हैं, अर्थात ऐसे लगता है कि जैसे मीर साहब की गजल को आपने उड़ा ली। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस गजल भाग 2 को, और मेरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, पुनः मैं उस तथ्य को उद्घाटित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।